जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश को प्रारंभ किए थे और पूर्व मुगल वंश के अंतर्गत बाबर को पिछली क्लास के वीडियो क्लास में हमने समझा था, जिसमें बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव भारत में रख दी जाती है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि मुगल वंश की एकदम अस्थायित्व के रूप में यहाँ पर सत्ता नहीं चलती है और उसके बाद जो है मात्र 4 सालों तक यहाँ पर इसका शासन चलता है और इन्हीं 4 सालों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। और आनन फानन में हुमायूं को यहाँ का राज्याभिषेक बनाकर राज्याभिषेक करके और यहाँ का मुगल वंश का जो है शासक के रूप में बनाया जाता है। और हुमायूं के पास काफ़ी परेशानियां होती है, चूँकि होता क्या है कि हुमायूं जब शासक बनता है तो उस समय उसके पास एक जो है समृद्ध जो शासन होना चाहिए, समृद्ध जो संगठित जो राज्य होना चाहिए, वो संगठित राज्य नहीं था, उसे खुद संगठित करना था। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे दुश्मन भी थे, जिसे हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं जो है 1530 ईस्वी से लेकर और 1540 ईस्वी तक प्रथम चरण तक इसका शासन चलता है और फिर 1540 ईस्वी में यह शेर शाह के द्वारा पराजित हो जाता है और उसके बाद सूर्यवंश यहाँ पर भारत का जो है शासन संभालते हैं। ठीक इसके बाद दोबारा यह 1555 ईस्वी में भारत पर इसका पुनः जीत हो जाती है और 55 से 56 यानी 1 साल तक, यानी पूर्ण रूप से यह देखेंगे सेकेंड राउंड में यह शासक बनता है। अब हुमायूं के कुछ विशेष जो परिचय है वह उसका नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, इसके पिता और माता का नाम क्या था, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो परिचय में हम समझेंगे कि हुमायूं का जो वास्तविक यानी मूल जो नाम था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जैसे कि बाबर का वास्तविक नाम हमने समझा था जहीरुद्दीन बाबर नाम था उसका, वैसे ही हुमायूं का इसका जो मूल नाम था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और आपको पता ही चल गया होगा कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और इनकी माता का नाम जो है महम बेगम था। महम बेगम हुमायूं की माता का नाम है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हुमायूं की माँ का नाम क्या था, महम बेगम। और इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में होता है। यह भारत के बाहर इसका जन्म होता है, काबुल में। ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न यह भी आ जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ था, तो वह ध्यान रखना है कि इसमें एक हुमायूं भी था जिसका जन्म भारत से बाहर काबुल में हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। और इसका राज्याभिषेक जो है 29 दिसंबर 1530 आगरा में कराया जाता है। हालांकि हम देखेंगे कि जब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है इसका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 को आगरा में कराया जाता है। कहीं कहीं कुछ किताबों में आप देखिएगा कि 30 दिसंबर को यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद मिलता है कि किस तारीख को जो है इसका आगरा में राज्याभिषेक करवाया गया। लेकिन अगर आपको ये ध्यान रहे कि 1530 में इसका राज्याभिषेक हुआ, दिसंबर 1530, तो काफ़ी हद तक आप अच्छा सटीक आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से हुमायूं के भाई बहन कौन थे, क्या क्या नाम था, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थे, यानी 3 भाई में कमरान, अस्करी, हिंदाल और बहन जो थी वह थी गुलबदन बानो बेगम। तो कमरान जो है यह गुलरुख बेगम का पुत्र था, यानी बाबर की एक पत्नी का नाम गुलरुख बेगम था और उस गुलरुख बेगम का पुत्र था कमरान, और वही गुलरुख बेगम का ही एक और पुत्र अस्करी था। इसी तरीके से दिलदार बेगम, यह भी बाबर की एक और पत्नी थी और उसकी जो पुत्र है हिंदाल है। और इसी तरीके से आप देखेंगे गुलबदन बानो बेगम जिसने हुमायूं नामा की रचना की, और इसी पुस्तक के द्वारा हमें हुमायूं के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल समझने को मिला, जो चीज़ आज हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि बाबर की कई एक पत्नियां भी थी, तो जिसमें एक पत्नी का नाम महम बेगम का पुत्र जो था हुमायूं, और वही गुलरुख बेगम का पुत्र जो है कमरान और अस्करी। तो प्रश्न आ जाता है कि गुलरुख बेगम के पुत्रों में से कौन कौन से पुत्र थे या कौन नहीं थे, तो इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। गुलरुख बेगम के पुत्र कमरान और अस्करी थे, वही दिलदार बेगम के
पुत्र के रूप में हिंदाल थे। हुमायूं के साथ अभी मैंने बताया कि उसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं थी, प्रारंभिक चुनौतियां थी, और वो चुनौतियां क्या क्या थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चुनौती थी साम्राज्य का विभाजन। तो जब बाबर की मृत्यु हुआ तो मृत्यु से पहले वह हुमायूं को यह कह कर निकला था कि जब भी आप शासन सत्ता संभालो, हालांकि उत्तराधिकारी हुमायूं को ही बनाया, लेकिन उसने बताया कि इसमें हमारे जितने पुत्र हैं यानी कमरान, अस्करी, हिंदाल, इन सभी को भी तुम जो है कुछ कुछ शासन के लिए सत्ता दे दो। तो उसने अपनी उदार नीति को दिखाते हुए और अपनी जैसे कहते हैं कि दिलदार नीति को दिखाते हुए इसने अपने भाइयों का बहुत हद तक समर्थन किया और कमरान को काबुल तथा कंधार की सत्ता सौंप दी, वहाँ का सूबेदार वह नियुक्त कर दिया। इसी तरीके से अस्करी को संभल की सत्ता नियुक्त कर दी जो बाबर के द्वारा जीता हुआ था। वही हिंदाल को मेवात की सत्ता सौंप दी, और इतना ही नहीं, वह इतना जो है दिलदार स्वभाव का था, इसने अपने एक चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को भी बदख्शा का जो है वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, जहाँ का स्वयं सूबेदार हुमायूं था। और यहीं से उसने, आप देखिएगा, हुमायूं ने बदख्शा का यहाँ का सूबेदार था और यहीं से उसने राजनीतिक वगैरह जो है सीखी वगैरह थी। अब इसके साथ बाबर की विरासत जो थी यह भी हुमायूं के साथ प्रारंभिक चुनौतियां थी, क्योंकि बाबर की जितने भी विरासतें थी वह सभी विरासत जिसके द्वारा उसने जीता था वह स्वयं वापस उस विरासत को मतलब अपने में मिलाने का प्रयास करते रहे, और यह भी इसके साथ चुनौती रहा, वह विरासत को संभाल न सका। इसके अलावा अफगान की समस्या, चूँकि यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले, इससे पहले इब्राहिम लोदी जो था वह अफगानी शासक था, और इब्राहिम लोदी के बाद इसका भाई महमूद लोदी अब तक जीवित है, और इसके साथ भी आप देखिएगा कि समस्या इसके साथ बनी रही। इसी की तरह से हुमायूं का व्यक्तित्व भी इसके साथ इसकी समस्या थी। हुमायूं एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, एक अच्छा योद्धा भी था, परंतु यह राज्य को संभालने में यानी राज्य को संभालने और त्वरित निर्णय लेने में असफल रहा, जिसके कारण भी यह सफल शासक के रूप में नहीं घोषित हुआ। साथ ही हम देखेंगे कि हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए जो विशेष युद्ध है उस युद्धों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब 1530 ईस्वी में इसने शासन को संभाला तो इसके सामने एक कालिंजर का युद्ध मिलता है 1531 ईस्वी में, और वह जो है कालिंजर का जो युद्ध होता है प्रताप रुद्र देव के साथ होता है, और यह प्रताप रुद्र देव जो कि अफगानों के समर्थक थे, महमूद लोदी के समर्थक थे, और यही समर्थक इन्हीं मित्रतापूर्ण संबंध के कारण ही इसके साथ क्या होता है, युद्ध होता है, और अफगानों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे, जिसके वजह से युद्ध तो होता है लेकिन उस युद्ध में किसी भी प्रकार का सटीक निर्णय नहीं निकलता है, और उस युद्ध में कालिंजर से उसने क्या किया, धन को ले लिया और क्षतिपूर्ति प्राप्त करके उससे संधि करके हुमायूं पुनः वापस आ जाता है। तो यह भी कुछ असफलताओं का कारण भी बनता है कि यदि कोई युद्ध होता है तो उसे आप पूर्ण तरीके से जीत लो, संधि करके इसे फिर छोड़ दिया, यही आपके आगे देखेंगे कि इसके लिए जो है कांटे सिद्ध होते हैं। इसी तरीके से अगला युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध जो 1532 ईस्वी में होता है। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में दोराह का युद्ध बताया गया। यह दोहरिया का युद्ध जो है उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे होता है, और यही यहाँ पर भी देखिएगा कि सीधे अफगानों के शासक महमूद लोदी के साथ हुमायूं का यहाँ पे टक्कर होती है, संघर्ष होता है, और जिसमें हुमायूं की जीत होती है। हालांकि महमूद लोदी वहाँ से भाग जाता है, और यह जो है दोहरिया के युद्ध से उसे उत्तर प्रदेश के विशेष क्षेत्रों का जो है, जो गोमती नदी का क्षेत्र है, उसे उसको मिल जाता है। और मिलने के बाद वह देखिएगा कि मिलने के बाद उसके कुछ ऐसे जगह हैं जिसे अपने भाइयों को समर्पित कर देता है। यह भी कुछ इसका जो है असफलता का कारण देखने को मिलता है। ठीक इसके बाद हम बात करते हैं
चुनारगढ़ का घेरा जो 1532 ईस्वी में हुआ, यह हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनने का प्रयास किया। शेर खां जो है बिहार प्रदेश में, बिहार प्रांत में इसका जो है एक सत्ता चल रहा था, और यह भी एक संघर्ष रथ के रूप में हुमायूं के साथ संघर्ष के आधार पर भी इसके साथ जो है युद्ध की नीति को देखते हुए जब हुमायूं इस पर आक्रमण इससे छीनने का प्रयास किया तो यहाँ से क्या करता है, शेर खां यहाँ से भाग जाता है चुनारगढ़ को छोड़ करके, और यहीं शेर खां ने यहाँ पर शेर खां से संधि हो जाती है, और संधि के बाद जो है अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं को सूबेदार के रूप में उनकी सेवा के रूप में भेज देता है। साथ ही हम देखेंगे बहादुर शाह से संघर्ष होता है जो 1535 ईस्वी से लेकर 1536 तक चलता है, और यह जो है बहादुर शाह गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुमायूं का संघर्ष होता है, जिसमें मालवा और गुजरात पर इसका अधिकार हो जाता है, और इस मालवा और गुजरात को अपने भाई के हवाले दे देता है। और वही भाई हिंदाल जो है, जब हिंदाल इसको पूर्ण रूप से जब संरक्षित नहीं कर पाया तो पुनः 1 वर्ष के अंदर ही यह गुजरात और मालवा अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो ये कुछ विशेष तो है नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आगे वाला युद्ध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं, तो इसे विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से चुनारगढ़ का विजय होना 1538 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले पर पुनः अधिकार कर लिया, और चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया, क्योंकि इस समय चुनारगढ़ के किले पर शेर शाह का जो है अधिकार था, और जब चुनारगढ़ के किले पर पुनः जब आक्रमण करता है तो शेर शाह वहाँ से निकल जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है, और उसके पीछा करते करते यह बंगाल तक पहुँच जाता है, और बंगाल पर भी उसका अधिकार हो जाता है। जैसे ही बंगाल पर अधिकार होता है, उधर आगरा में हिंदाल जो कि उसका भाई था वह स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। अब देखिए, जिस भाई का इसने समर्थन किया, जिस भाइयों को इसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वही भाई इसके साथ धोखा करना शुरू कर देते हैं, और यह इसके साथ एक बड़ी समस्या थी। तो भाई ने स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, और 1539 ईस्वी में देखिएगा जो शेर शाह वहाँ से बिहार से निकल के बंगाल की तरफ निकला था, और पुनः चौसा में आकर इसका इंतजार कर रहा था हुमायूं का कि जब उधर से हुमायूं रिटर्न होगा आगरा की तरफ तब इसके साथ हम एक संघर्ष करेंगे। यह चौसा विशेष रूप से आप देखिएगा कि बिहार जो है बिहार विशेष रूप से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को काटने वाली नदी जो है गंगा है, और इसी में यही बक्सर के क्षेत्र में यहाँ पर कर्मनाशा नदी है, और इसी कॉर्नर पर यहाँ पर चौसा एक जगह है बक्सर के क्षेत्र में, और इसी चौसा प्रांत में इंतजार कर रहा था कि जब हुमायूं आएगा तो इसके साथ हम संघर्ष करेंगे। और यही शेर खां ने चौसा में हुमायूं को पराजित कर दिया, और हुमायूं को इतने बुरी तरह से पराजित किया कि हुमायूं घोड़ा लेते हुए कहा जाता है कि वह नदी में कूद गया, गंगा नदी में, जिसे एक निजाम नामक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी, और इसी जान बचाने के एवज में हुमायूं ने उसे 2 दिन का मुगल बादशाह घोषित भी किया था। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके किसके बीच हुआ? तो शेर शाह के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा में। और इस समय हुमायूं की जान किसने बचाई? तो निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाई। तो यहाँ भिश्ती को समझने का प्रयास करें। भिश्ती जो होता है एक नाव चलाने वाले को भिश्ती कहते हैं। और इसी के समय जब चौसा का युद्ध को जब उसने जीता था तो इसने स्वयं को शेर शाह की उपाधि धारण की, क्योंकि इससे पहले शेर खां इसे कहा जाता था, और शेर शाह की उपाधि जो है इसी चौसा के युद्ध के बाद इसने लिया। तो शेर शाह के बारे में हम लोग अगले क्लास के वीडियो में समझेंगे। विशेष रूप से अभी हुमायूं को ही समझते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज और बिलग्राम में पुनः हुमायूं लेकर चलता है अपनी सेना को शेर शाह के साथ युद्ध करने के लिए, और हुमायूं को शेर शाह ने पराजित कर दिया। फिर शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद हुमायूं यहाँ से भारत छोड़कर भाग जाता है सिंध की तरफ। सिंध की ओर यह निकल जाता है, और सिंध की ओर निकल जाने के बाद काफ़ी दिनों तक वह एक निष्कासित जीवन के रूप में व्यतीत करता है। यानी 1540 से लेकर
और 1555 ईस्वी तक कुल 15 सालों तक यह भारत से बाहर ही रहता है। और भारत से बाहर के क्रम में इसकी क्या क्या एक्टिविटी रही उसको भी समझते हैं। 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह कर लेता है। अब यहाँ पर 1541 में इसके एक भाई हिंदाल जिसके गुरु मीर अली अकबर, जिसे मीर बाबा भी कहा जाता है, तो उनकी पुत्री थी हमीदा बानो। हमीदा बानो से विवाह कर लेता है और इन्हीं हमीदा बानो से आप देखिएगा कि अकबर का जन्म होता है जो अमरकोट में होता है। हुमायूं के सिया बनने के शर्त पर ईरान के शासक हुमायूं की सहायता करते हैं। यही हम देखेंगे कि जो कमरान को काबुल और कंधार जो दिया गया था, यह काबुल और कंधार देने के साथ इसने क्या किया कि जो हुमायूं का क्षेत्र पंजाब क्षेत्र था उस पर भी इसने आक्रमण कर लिया और हुमायूं की सेना को मारने का काम किया। यानी इसने भी हुमायूं के साथ धोखा दिया। तो इसे पराजित करने के लिए इसने ईरान के शासक शाह से इसने सिया का एक शर्त, मतलब मुझे सिया बना दिया जाए, मैं इन शर्तों पर जो है हमारी सहायता किया जाए। और इस सहायता से इसने क्या किया कि कमरान को पराजित किया। और यह भी कहा जाता है कि इसकी दोनों आंखों को निकालकर और इसे मक्का भेजने का काम भी यहाँ पर हुमायूं ने किया था। इसके बाद पुनः भारत पर विजय के लिए अभियान करता है और 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध जीतकर पंजाब को इसने जीत लिया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में पुनः हुमायूं किस युद्ध के कारण यहाँ पर सत्ता स्थापित करता है? तो मछीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। और 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया। जो यहाँ पर सूर वंश का शासक, दिल्ली का संचालन जो है सिकंदर सूर कर रहे थे, उस सिकंदर सूर के साथ युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध 1555 में। और 1555 में पुनः यहाँ पर मुगल वंश की जो है सत्ता स्थापित कर लेता है। और इसके बाद मात्र 1 साल तक ही जीवित रहता है 1556, यानी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन, जहाँ के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था, इतना विश्वास रखता था कि सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग कलर के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े जो है पहना करता था। उसकी 10 हाथ की उंगलियां जो है अंगूठी से भरी हुई रहती थी और ज्योतिष में अच्छा जानकार भी था। तो यह हुमायूं से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपसे रिलेटेड प्रश्न में आ जाते हैं कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो हुमायूं। अब कौन ऐसा बादशाह था जिसकी मृत्यु दीन पनाह की भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं। तो इस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट्स जो है इसे आप एक बार और वीडियो क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी को। धन्यवाद।